हेडिंग क्या डाला हुआ है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, जिसको थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव को क्या कहते हैं? या हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलो या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट बोलो, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का। आपको पिछला क्लास में ये समझाया गया था कि अगर किसी प्रतिरोध से हम विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो प्रतिरोध का काम क्या है? कि आवेश के प्रवाह को रोकेगा, और जब भी ये प्रवाह को रोकने का कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर होगा या बढ़ जाएगा? टक्कर तो हो ही रहा है। जब प्रतिरोध हम लगाएंगे और इससे हम धारा का प्रवाह करवाएंगे तो टक्कर क्या होने वाला है? बढ़ जाएगा। और टक्कर बढ़ेगा तो उसका गतिज ऊर्जा घटेगा, और गतिज ऊर्जा घटेगा तो ये क्या पैदा करेगा? ये उष्मीय ऊर्जा पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? गतिज ऊर्जा ही कन्वर्ट होके किस में गया? हीट एनर्जी में, जिसको उष्मीय ऊर्जा कह रहे हैं। ऊर्जा के बारे में हम जानते भी हैं कि ऊर्जा ना तो पैदा होता ना तो खत्म होता, वह एक रूप से। और इसी प्रभाव को बोला गया है जूल का उष्मीय प्रभाव। क्या बोला गया है? तो नीचे लिखिए, तो लिखिए, जब किसी धारावाही चालक तार से जब किसी धारावाही चालक तार से जब किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह गर्म हो जाता है। और चालक तार का तापमान और चालक तार का तापमान बढ़ जाता है। और चालक तार का तापमान बढ़ जाता है। इसे इसे जूल का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। इसे जूल का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। इसे जूल का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। उसी में लिखिएगा, जब प्रतिरोध जब प्रतिरोध विद्युत धारा का जब प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है, जब प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है तो तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर होने के कारण तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर होने के कारण उसके गतिज ऊर्जा में तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर होने के कारण उसके गतिज ऊर्जा में ह्रास हो जाता है।
उसके गतिज ऊर्जा में ह्रास हो जाता है और वही गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है और वही गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। समझ में आया? ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कुछ अचंभित होने जैसा कुछ नहीं है कि कैसे हो रहा है। सीधा सीधा बात है कि किसी चालक तार में अगर हम विभवांतर देंगे तब विभवांतर क्या है? बैटरी है? तब बैटरी ऊर्जा का स्रोत है ना जी। बैटरी परिपथ में ऊर्जा को देता है ना, वही वाला ऊर्जा लेके इलेक्ट्रॉन भागता है ना तार में। तो इलेक्ट्रॉन तार में भाग रहा है, तब भागने के लिए ऊर्जा कौन दिया? बैटरी। और जब भागेगा तो टक्कर तो होबे करेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो टक्कर भी बढ़ेगा, और टक्कर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा लेके जा रहा था बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। अगर वही गतिज ऊर्जा जो घट गया वो किस में बदल जाएगा? इसी को जूल नामक आदमी ने बताया था, जिसको हम जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात भी नहीं है, सीधा सीधा समझ में आता है कि टक्कर के वजह से गतिज ऊर्जा घटेगा, वही किस में बदल जाएगा? उष्मीय ऊर्जा में। अब हमको फॉर्मूला इसका निकालना है कि अगर कोई प्रतिरोध आर है और उसमें से आई धारा जा रहा है, कोई प्रतिरोध कितना है और उसमें धारा का प्रवाह कितना हो रहा है? मान लो कि वोल्टेज भी लगाए थे, तब भी वोल्टेज लगाने से आई धारा प्रवाहित हुआ, आप प्रतिरोध बोल दिया कि आर है, तो पूछेगा कि बताओ इसमें से कितना उष्मीय ऊर्जा पैदा हुआ, इसका उष्मीय ऊर्जा कितना हुआ। समय आपको दे सकता है कि पर सेकंड बताओ, प्रति सेकंड कितना निकल रहा है, या 5 घंटा का जलाया गया है, जैसे कोई बल्बे है, तब बल्ब में प्रतिरोध है कि नहीं है? हीटर का तार है, प्रतिरोध है कि नहीं है? अब हीटर 5 घंटा हम जलाए हैं, कितना घंटा जलाए हैं? तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 घंटा अगर हीटर जला है, उसको 220 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है, 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, तो हीटर के तार से कुल उष्मीय ऊर्जा कितना निकलेगा 5 घंटा में? इस तरह का सवाल हम 10वां में भी शायद पढ़ते हैं? कुछ याद है? 10वां में कुछ ऐसा पढ़ते हैं हम लोग? तो चलो ठीक है, याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, अभी हम फिर से सीखेंगे। अब बिल्कुल आसान है, ध्यान से केवल देख लीजिएगा, सब बच्चा को समझ आ जाएगा। देखो, हम एक यहाँ पे एक बेसिक सर्किट बना लेते हैं चीजों को समझने के लिए। ये स्विच मान लेते हैं, 20 वोल्ट का बैटरी है, आर प्रतिरोध है। जैसे स्विच ऑन किए, धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया, तो धारा तो बराबर ही ना जाएगा, इधर से आई आ रहा है तो इधर से आई निकलेगा, लेकिन ये प्रतिरोध दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि आवेश का जो फ्लो होने का रेट है वो थोड़ा घट जाएगा, और उसी का नाम है करंट। तो यहाँ पे टक्कर बढ़ जाएगा ना, तो टक्कर बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या निकलने वाला है? उष्मीय ऊर्जा निकलेगा। और आपको यही बताना है कि उष्मीय ऊर्जा बताइए कितना निकलेगा, उष्मीय ऊर्जा कितना निकलेगा प्रति सेकंड। पहले निकालते हैं, अगर 1 सेकंड का निकल गया तो 1 घंटा 2 घंटा सबका निकल जाएगा, है ना बात? इसको निकालने का बहुत आसान तरीका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रतिरोध दिखाया, बैटरी दिखाए, धारा दिखाए, प्रतिरोध रोका तो टक्कर बढ़ गया, और टक्कर बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा किस में निकल रहा है? ठीक है। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन को जो गतिज ऊर्जा मिला था, इलेक्ट्रॉन को दिया कौन था? बैटरी। तो हम ऐसे समझते हैं कि अगर इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, अच्छा ये चीज समझते हैं ना, देखो तो सेम डायग्राम है, हम बोले कि 20 वोल्ट का बैटरी है और इसमें क्यू आवेश प्रवाहित हुआ है,
कितना आवेश प्रवाहित हुआ है? तो हम बोले क्यू आवेश को प्रवाहित कराने के लिए कितना वर्क डन किया होगा? वर्क डन माने कार्य। ये क्यू आवेश प्रवाहित कौन करा रहा है? भी वोल्ट, विभवांतर ना। तो हम बोले कि इस विभवांतर के कारण इस पे कार्य कितना हुआ होगा। अगर क्यू आवेश को प्रवाहित करवाना है, अब विभवांतर भी वोल्ट है, तब वर्क डन कितना होगा, कार्य कितना होगा? ये फॉर्मूला आप पहला बार देख रहे हैं क्या? तो काहे नहीं बोलते हैं? हम बोले क्यू आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए बताइए बैटरी कितना काम किया, तो कितना काम किया? क्यू इंटू वी। ये कहां पे पढ़े थे? ये विद्युत धारा में हम नहीं पढ़े थे, फिर भी कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए ना। ये समानांतर प्लेट संधारित्र था, बोलो। ये समानांतर प्लेट संधारित्र था जिसमें बैटरी लगाते थे, कितना वोल्ट का? यहां पे इसका धारिता कितना है? जैसे स्विच ऑन करेंगे इस पे कौन सा आवेश, इस पे कौन सा आवेश, इस पे मान लो कितना, यहां पे मान लो कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो क्यू आवेश इस पे जो आया ना, ये किसके कारण आया? बैटरी के कारण। तो पूछा जाएगा बताओ इस क्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए बैटरी कितना काम किया? तो डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू आई। बताओ परिभाषा ना है जी, ये विभव का परिभाषा है। W बराबर क्यू इंटू भी, तो V बराबर W बाई एकांक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। यस और नो? तो एक चीज बता दिया गया है तो आपको जवाब एकदम देना चाहिए, क्लियर क्लियर, कि हाँ ये सब हमको समझ में आ रहा है। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा हमको लगेगा कि आपको नहीं बुझा रहा है। सही है? यहां तक ये सब पढ़ा हुआ चीज है। देखिए अब यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम आगे काम करने वाले हैं, इसलिए हमको ये रिपीट करना पड़ा। देखिए इसमें धारा का प्रवाह कितना है? आई एम्पियर। कितना है? आई एम्पियर का मतलब समझते हैं आप? एक एम्पियर का मतलब समझते हैं आप? जल्दी जल्दी बोलिए ना, इतना टाइम कहाँ है। एक एम्पियर का क्या मतलब होता है? जितना आवेश नहीं, एक सेकंड में एक कूलम आवेश। एक सेकंड में यदि एक कूलम आवेश का प्रवाह हुआ है तो धारा का मान, ये तो स्टार्टिंग में पढ़े थे। यदि एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी चालक तार से, तो हम कहेंगे कि धारा का प्रवाह 1 एम्पियर है। सही बात है। यहां पे धारा का प्रवाह कितना दिखाएं? तो आई एम्पियर है ना, इसका मतलब आवेश का प्रवाह कितना हो रहा होगा प्रति सेकेंड? आई कूलम। अगर यहां पे 1 एम्पियर है तो 1 कूलम, तो आई एम्पियर है तो आई कूलम। कोई मुश्किल है? 10 एम्पियर रहता 10 कूलम। सही है? तो हम यहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड आई धारा, प्रति सेकेंड आई धारा प्रवाहित, या आई कूलम आवेश भी बोल सकते हैं इसको। आई धारा का मतलब क्या हुआ? आई कूलम, क्योंकि प्रति सेकेंड लिख दिए हैं। तो प्रति सेकेंड आई कूलम आवेश प्रवाहित कराओ या प्रति सेकेंड आई धारा प्रवाहित कराओ, बात अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। तो प्रति सेकेंड आई धारा प्रवाहित कराने में, प्रति सेकेंड आई धारा प्रवाहित करवाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, यही ना हमको निकालना है सबसे पहले। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य और W बराबर क्यू इंटू क्यू का मान आई, तो आई इंटू, बोले कोई दिक्कत हुआ क्या? ये कौन बच्चा नहीं जानता है? सब कुछ समझ में आ रहा है? बताओ ओम का नियम पढ़े थे तो यहां पे लगाते हैं
ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? W बराबर I इंटू आई आर। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ओम का नियम क्या है, तो यही नियम का प्रयोग किए। W बराबर क्या आया था? I इंटू, तो I को I छोड़ दिए, अब भी के जगह पे कितना रख दिए? I इंटू। सही है क्या? तो क्या बन गया W बराबर? तो W बराबर बन गया I स्क्वायर R। ये पर सेकेंड है, ऊपर में लिखे थे ना प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना ऊर्जा उसको देना पड़ रहा है धारा को प्रवाहित करवाने के लिए। बोलिए, एक सेकेंड में बैटरी जो लगा हुआ था ये कितना ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है? बोलो, एक सेकेंड में ये बैटरी कितना ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है? आई स्क्वायर आर जूल। कार्य है ना, तो कार्य किसमें होता है? जूल में होता है। तो प्रति सेकंड इतना ऊर्जा सप्लाई कर रहा होगा। अब बताओ यही वाला ऊर्जा किसमें बदलने वाला है? उष्मा में। यही वाला ऊर्जा किसमें बदलने वाला है? उष्मीय ऊर्जा में। तो हम क्या लिखेंगे? प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले, प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, इसको H से लिख सकते हैं। तो बताइए जितना कार्य होगा उतना ही ना उष्मीय ऊर्जा में बदल सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन कोई है, ऐसे समझो कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये 10 जूल एनर्जी लेके जा रहा है। कितना एनर्जी लेके जा रहा है? और जाके टकरा गया दूसरा से, तो मैक्सिमम संभावना क्या है कि विराम में आ जाएगा। तो इस पूरा इसका जो 10 जूल एनर्जी था वो खत्म हो जाएगा, और 10 जूल एनर्जी खत्म होके कहां जाएगा? जाएगा ना। इसका मतलब कि जितना बैटरी वर्क डन करता है क्या उतना ही उसमें ऊर्जा निकलता है। हाँ, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि H का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? इसका मान कितना आया था? आई स्क्वायर आर जूल। बोलिए सही है क्या? ये 1 सेकेंड का है ना, ये कितना सेकेंड का है? 1 सेकेंड का है, क्योंकि सब में लिखा हुआ प्रति सेकेंड। अगर हम बोले कि यदि t बराबर 0 से t बराबर t समय में निकलने वाले कुल उष्मीय ऊर्जा का मान बताइए। कुल उष्मीय ऊर्जा का मान बताइए। तो 1 सेकेंड का पता है, तो t सेकेंड का पता नहीं चलेगा। क्या करेंगे? H बराबर आई स्क्वायर आई इंटू टी। 1 रुपया में 2 आम मिलता है, तो 2 रुपया में क्या आम मिलेगा? क्या किया? गुना किया। 1 सेकेंड में कितना एनर्जी निकला? तो टी में कितना निकलेगा? गुना टी। तो गुना क्या हो गया? ये हो गया, ये जूल हो गया जितना समय में दिया था। ये कोई दिक्कत? यहां पे दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या होगा कि यदि यहां पे हम नोट करके लिखते हैं, ऐसे आपके बोर्ड लेवल पे ये सवाल अभी तक तो नहीं आया बिहार बोर्ड में, लेकिन कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है। नोट में समझिए क्या लिख रहे हैं। यदि धारा कांस्टेंट नहीं है, धारा फंक्शन ऑफ टाइम है। समझ रहे हो? धारा क्या है? मतलब समय के साथ धारा बदल रहा है। इसके पहले तक ऐसा कुछ बोले थे क्या? इसके पहले तक आई कांस्टेंट था। इसके पहले तक आई, तो अगर आई कांस्टेंट है, नियत है, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम कर जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर समय दिया है तो टी, और नहीं दिया है तो टी की जगह 1 प्रति सेकंड निकलेगा। क्या समझ आ रहा है बात? अब यहां पे बताओ धारा नियत है, धारा समय के साथ,
अगर समय के साथ धारा बदल रहा है तो क्या हम डायरेक्टली आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तब यहां पे क्या करना पड़ेगा? अगर आपको हीट निकालना है तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई स्क्वायर आर इंटू, यहां पे आई किसका फंक्शन है? तो यहां पे आई का मान रखना पड़ेगा, टी के समय में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो आपको समय लिमिट दिएगा 0 से टी तक या T1 से T2, समझ रहे हो? 0 से टी या T1 से, यहां से T1 से T2 लिख देते हैं, T1 से। अब T1 T2 का मान कुछ भी हो सकता है ना। अब यहां से T1 T2 का मान पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बताओ आंसर आ जाएगा। तो अगर धारा का मान बदल रहा है समय के साथ तब हीट ऐसे निकलेगा, अगर धारा नियत है तब हीट ऐसे निकलेगा। समझ में आया? पक्का? चलिए इसको छापिए। यहीं से लिखना है ना, लिखिए तो। लिख लिए होंगे। इसके बाद हेडिंग डालिए, लैंप रेटिंग, लैंप रेटिंग, लैंप रेटिंग लिख लिए। देखिए इसमें सवाल क्या बनता है, किस तरह का सवाल बनता है समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लैंप रेटिंग, ये भी क्लास 10th में पढ़े होंगे आप। देखिए इसमें क्या रहेगा ना, कि जैसे मान लो कि एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब अगर आप देखे हैं या दुकान में लेने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? बल्ब आपको खरीदना है तो जा क्या बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब दे दीजिए, 50 वाट का बल्ब दे दीजिए, 0 वाट का बल्ब दे दीजिए, बोलते हैं ना सा। देखो ये अगर बल्ब है तो बल्ब पे दो चीज मेंशन रहेगा, दो चीज लिखा रहता है। एक लिखा रहेगा 220 से 240 वोल्ट लिखा रहता है, रेंज रहता है वो 220 से 240 तक। हम कोई रेंज नहीं लिखेंगे, एक डाटा लिखेंगे कि मान लो 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है घर में तो 220 वोल्ट लिखा रहेगा। जितना भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इस सब कितना वोल्ट विभवांतर के लिए बनाया गया है? 220 से 240, 220 से 240 तक ही सब अच्छे से काम करेगा। अगर 240 से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर देगा, हाँ, तो सब में हीटिंग इफेक्ट। देखो वोल्टेज बढ़ेगा धारा बढ़ेगा, और धारा बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर से उष्मा बढ़ेगा। अभी अभी पढ़े उसमें ये प्रभाव, H बराबर R, अगर समय गिवन है तो T। बताओ वोल्टेज अगर बढ़ा दिया तुम तो धारा भी, और धारा बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर से तो खराब हो जाएगा कि नहीं सामान। तो सबका एक लिमिट बनाया गया है। तो ये बल्ब जो हम लैंप रेटिंग पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या लिखा रहता है? 220 वोल्ट, और वाट सबका अलग अलग हो सकता है। 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है कि नहीं है? अलग अलग वाट है। तो मान लेते हैं कि 100 वाट है, कितना है? हम यहां पे बोले कि सप्लाई करो, कितना सप्लाई करो? 100 वोल्ट, हाँ 100 वोल्ट। तो पूछिए कि बताओ कितना उष्मा पैदा करेगा? क्वेश्चन समझिए पहले कि लैंप रेटिंग में क्या बनता है। देखो नाम क्या है? लैंप। लैंप का मतलब है बल्ब से, लैंप मतलब, हाँ इलेक्ट्रिकल लैंप है वो, तो इलेक्ट्रिक लैंप है, बल्ब को कहते नहीं है। और रेटिंग का मतलब होता है लिखा हुआ। रेटिंग का मतलब
लिखा हुआ है, इस पे कुछ रेटिंग है लिखा हुआ है, तो रेटिंग में क्या आपको देखना है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो साफ साफ दिख रहा है। तो लैंप रेटिंग का सवाल है, कभी भी लिख दे कि किसी बल्ब पे ये लिखा हुआ है, किसी बल्ब पे वो लिखा हुआ है, किसी बल्ब पे कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिमाग में क्या आना चाहिए, समझ में आ रहा है। बल्ब पे कुछ लिख के दे और उसके बाद बैटरी जोड़ दे, या बोले कि इतना विभवांतर इसको हम दिए हैं, ये कितना उसमें पैदा करेगा। तो अगर बल्ब पे कुछ लिखा हुआ है तो दिमाग काम करना चाहिए कि सवाल किसका है। लैंप रेटिंग का सवाल सोल्व होता है रेटिंग से। कहां सवाल सोल्व होता है? सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि बल्ब पे जो लिखा हुआ है ना, बल्ब पे जो लिखा हुआ है, इसी के हेल्प से, इसी के मदद से आपको प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। जैसे एक पावर होता है, पावर, पावर हम समझते हैं, पावर किसको कहते हैं? W/T। इसको इलेक्ट्रिकल पावर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे परिभाषित करेंगे? कोई भी विद्युतीय यंत्र, कोई भी प्रति सेकेंड कितना ऊर्जा खपत कर रहा है या कितना कार्य कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं पावर। अब यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे कार्य हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है कि ऊर्जा को अवशोषित करता है। तब प्रति सेकेंड कितना ऊर्जा का खपत है, प्रति सेकेंड कितना ऊर्जा का खपत है, उसी को क्या बोलते हैं? पावर। और डब्ल्यू और एनर्जी अभी अभी पढ़े थे, डब्ल्यू और एनर्जी पढ़े थे ना अभी। तो बताओ इसको अगर हम एनर्जी को, एनर्जी अगर हम निकालें तो क्या बन जाएगा? P/T। अब पावर किसको बोलेगा? प्रति सेकंड कार्य करने वाला, या प्रति सेकंड अवशोषित ऊर्जा, प्रति सेकंड खपत होने वाला ऊर्जा, उसका वैल्यू कितना होता था? I² RT I²। इसको किस में बोलेंगे? पर सेकेंड, प्रति सेकंड का बात कर रहे हैं। अगर एनर्जी निकाल रहे हैं, एक सेकेंड देखो फिर से सुनो, पावर बराबर W/T या E का ऊर्जा, E का मात्रक और समय का, तो जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? पावर। और जूल पर सेकंड को मतलब होता है वाट। जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है? अगर एक सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का खपत है तो हम बोलेंगे पावर कितना उसका। जैसे 10 वाट है ना, 10 वाट का बल्ब है कोई, या 100 वाट का बल्ब है, तो इस 100 वाट का मतलब क्या हुआ कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट विभवांतर दे दिया जाए, कितना, तो प्रति सेकंड कितना ऊर्जा खाएगा? जूल। समझ में आया? अगर ये बल्ब पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ का मतलब समझो, बल्ब पे क्या लिखा हुआ है? 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई करते तब कितना, तो प्रति सेकंड कितना ऊर्जा खाता? 100 जूल। समझ में आया? 10 वाट का बल्ब है, मतलब क्या है? हाँ, 3000 वाट का कॉइल होता है हीटर का, 3000 वाट का मतलब है एक सेकंड में 3000 जूल ऊर्जा खाएगा। खाएगा मतलब उसका मुंह है, खपत करेगा। अब वही ऊर्जा किसमें बदलेगा? समझ में आ रहा है बात? तो देखो यहां से पावर भी समझ में आया, पावर। अगर यहां से हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला देखना तो थोड़ा सा, क्या था? I² ऊर्जा या कार्य, कार्य ऊर्जा एक ही बात है। अब बटा में T, बटा में इसको क्या बोलेगा? जूल पर सेकेंड। क्या बोलेगा? जूल पर। तो यहां से E ऊर्जा है ना, बोलिए, तो क्या हम लिख सकते हैं E बराबर PT? कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला कहां से आया था देखो तो, H बराबर हम लोग क्या लिखे थे? W ही H था, इसका वैल्यू क्या आया था? I, चलो ठीक है, I² R आया था ना एक सेकंड के लिए। यहां पे आप क्या लिखे थे? W बराबर
हीट, W और हीट में कोई अंतर नहीं है, तो क्या इसको लिख सकते हैं VI? V बराबर IR, तो IR की जगह क्या लिख दिए, एक वाई बच गया। क्या इसको हम पावर भी कर सकते हैं एक सेकंड के लिए? ये कितना सेकंड में कार्य हुआ था? तो एक सेकंड में जितना काम होता है उसको हम पावर भी तो कहते हैं। देखो अंतर क्या है समझना, दोनों एक ही चीज, सब एक ही चीज है, पावर बोलो, कार्य बोलो, हीट बोलो, ऊर्जा बोलो, सब एक ही है। अंतर क्या है? अंतर, अगर आप कार्य अगर आप कार्य और उष्मा का बात करते हैं तब इसका मात्रक जूल होगा। क्या होगा मात्रक? लेकिन अगर इसी को हम पावर बोल दें तो इसको हम बोलेंगे P बराबर VI और जूल पर सेकेंड, जिसको क्या बोल देंगे, वाट। तो कुल मिला के दिमाग में क्या रखना, पावर, वर्क डन, हीट, फॉर्मूला सबका एक है, बस अंतर किसका है, मात्रक का। पावर का मात्रक, कार्य और ऊर्जा का। क्या क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो सबसे पहला काम क्या करना था वो हम समझ रहे थे ना, कि इस तरह का सवाल जब भी आए लिखिएगा, लैंप रेटिंग के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले रेटिंग के मदद से उसका प्रतिरोध निकाला जाता है। सबसे पहले रेटिंग के मदद से उसका प्रतिरोध निकाला जाता है। देखो इधर अभी अभी आपको बताए कि P बराबर क्या फॉर्मूला बना था, ओम का नियम हम जान रहे हैं, V बराबर IR। तो क्या हम P बराबर लिख सकते हैं V²/R? बोलो जी, क्या हम P को I² भी लिख सकते हैं? सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? अब पहला काम क्या बताया आपको, कि इस तरह का कोई भी सवाल आपको मिले सबसे पहले क्या करना, जो इस पे लिखा हुआ है उसी के मदद से क्या निकालना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, V और P, वोल्टेज पावर, वोल्टेज आप पावर, दिख रहा है, ये दोनों लिखा हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो R ना निकल जाएगा। तो पहले तो इस साइड में तीनों फॉर्मूला लिख लो। तो यहां से R बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बोलो। हाँ, R बराबर क्या लिख सकते हैं, V² बट्टा में, बताओ V कितना था, 220, तो 220 इंटू, अब पावर कितना था, कितना आ गया, प्रतिरोध निकल गया। अब प्रतिरोध निकल गया तो इसमें वोल्टेज सप्लाई कितना है, तो धारा निकाल सकता है, I बराबर V बटा, अब वोल्टेज कौन लेगा, 220 की 100 वाला, क्योंकि वोल्टेज लिख देने से वोल्टेज थोड़ी मिल जाता है, ये बल्ब पे लिखा हुआ है तो लिख दिए तो वो बढ़ जाएगा, कि जितना बैटरी जोड़ेंगे वो जलाएगा उसको, तो जलाएंगे, कुछ जलाएगा कौन,
100 वोल्ट। इसका काम बस क्या था, प्रतिरोध निकाल के दे देना। जो लिखा हुआ है बल्ब पे वो क्या निकाल के देगा, कितना धारा प्रवाहित होगा, ये कौन देगा, बैटरी। जितना वोल्ट का बैटरी जोड़ रहे हो आप, तो आई बराबर भी बेटा, भी कितना, आर कितना, एम्पियर। इससे प्रति सेकंड कितना उष्मा निकलेगा, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर, आई निकला हुआ है, आर पता है, गुना भागा कर दिए, प्रति सेकंड कितना उष्मा निकल गया। बोले कि बल्ब को 5 घंटा जलाए हैं, कुल उष्मा कितना निकला, तो गुना 5 घंटा। हाँ, घंटा में गुना करेंगे कि 5 गुना 3600, 6 सेकंड में करेंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया, बना लीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, घर से ट्राई करके आइएगा। टोटल हीट बताना है कितना निकलेगा दोनों बल्ब मिला के। टोटल का मतलब हो ही गया दोनों मिला के। ये दोनों बल्ब मिला के प्रति सेकंड कुल कितना उष्मा निकालेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, प्रति सेकंड निकलने वाले उष्मीय ऊर्जा का मान निकालना है आपको दोनों बल्ब से। कल बना के आइएगा, आंसर बताइएगा। इसके बाद हेडिंग डाल लो आप, विद्युतीय यंत्र। हेडिंग डालिए, विद्युतीय यंत्र, विद्युतीय यंत्र। इस चैप्टर का लास्ट है। लिखिए विद्युतीय यंत्र। लिखिएगा, देखिए विद्युत धारा का, विद्युत धारा का प्रायोगिक अध्ययन, विद्युत धारा का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए विद्युत धारा का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए परिपथ में, विद्युत धारा का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए परिपथ में प्रवाहित होने वाले, परिपथ में परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, कॉमा विभवांतर तथा प्रतिरोध, तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात होना चाहिए, का मान ज्ञात होना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं है। अगर हम विद्युत धारा का प्रायोगिक अध्ययन कर रहे हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए कि धारा कितना प्रवाहित हुआ, परिपथ का प्रतिरोध कितना है, और विभवांतर कितना दिया गया। ये 3 चीज पता होगा तभी ना कुछ निष्कर्ष पे निकलेंगे जी। अगर ये पता नहीं होगा तो कुछ हो पाएगा। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि विद्युत धारा का अगर हमको प्रायोगिक अध्ययन करना है तो विद्युत धारा का मान
विभवांतर का मान और प्रतिरोध का मान हमको अज्ञात करने के लिए हमको यंत्र चाहिए, जादू तो कर नहीं सकते। तो लिखो का मान ज्ञात होना चाहिए, और इसे ज्ञात करने के लिए 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 मुख्यतः दो तरीके होते हैं। और इसे ज्ञात करने के लिए मुख्यतः कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। अगर किसी परिपथ में आपको धारा, वोल्टेज या प्रतिरोध को नापना है तो उसका कितना तरीका है? दो तरीका है। पहला विद्युतीय यंत्र द्वारा, अब यंत्र में तो सब आएगा, जिससे नापेंगे सब यंत्र कहलाएगा, लेकिन वो यंत्र होता है दो टाइप का। तो लिखिए पहला क्या लिखे, ब्रैकेट में लिखो डिफ्लेक्शन टाइप मीटर द्वारा, डिफ्लेक्शन टाइप DEFLECTION, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? हिलना डुलना, डिफ्लेक्ट करना। घर में स्टेबलाइजर देखे थे? स्टेबलाइजर वोल्टेज आता था उसका कांटा सुई नीडल हिलता था कि नहीं? तो डिफ्लेक्शन का मतलब वही है। तो पहला क्या लिखे, डिफ्लेक्शन टाइप मीटर द्वारा, डिफ्लेक्शन टाइप मीटर द्वारा। और दूसरा लिखिए स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप द्वारा, स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप द्वारा मतलब प्रयोगशाला में हम प्रायोगिक एक सेटअप बनाएंगे, ठीक है? अब प्रायोगिक सेटअप बना के और उससे हम नापेंगे। तो नापने का दो तरीका है। अगर आप विद्युत धारा का प्रायोगिक अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, तीन चीज है, ये तीनों का मान हमको ज्ञात होना चाहिए। और उसी को ज्ञात करने के लिए हम अपना दिमाग लगा रहे हैं कि विद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर का मान कैसे ज्ञात होगा। तो ज्ञात करने का तरीका के को बोला गया, एगो तो डायरेक्टली मशीन बना के रख देंगे और जोड़ देंगे उसको, तो मशीन बताते रहेगा। बहुत सारा मशीन बना हुआ है ना मार्केट में, ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, सुना नाम? तो ये सब काला बनाया गया है नापने के लिए। ए मीटर क्या नापेगा? धारा। गैल्वेनोमीटर क्या नापेगा? धारा। मीटर ब्रिज क्या नापेगा? हाँ, मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, चलो कोई बात नहीं, सब हम पढ़ेंगे। तो देखो कुल मिला क्या समझ में आया कि तीन गो चीज का नाम मान हमको निकालना है। किसका किसका? देखने का जरूरत है जी, ऐसे बोलो ना। हाँ, धारा, विभवांतर और यही तीन को तो पढ़ते हैं इसमें, धारा, विभवांतर। ये तीनों को नापने का तरीका क्या है? दो तरीका है। पहला कि कोई मशीन बना के रख दीजिए जिसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन टाइप, जिसमें तुमको मीटर दिखता है, सुई, जिसमें सुई हिलता है। तो जिसमें कांटा है, सुई है, और उसके वजह से हम रीडिंग प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप मीटर। क्या बोलते हैं उसको? आजकल वो डिजिटल हो गया, वही निडिल हट के क्या हो गया, डिजिटल हो गया। अब लिखाता है उसमें नहीं। अब जो स्टेबलाइजर आता है क्या सुई वाला आता है? अब उसमें एक वो स्क्रीन लगा रहता है और उस पर लिखता है कि 220 वोल्ट है, 215 वोल्ट है। मोटर का स्टार्टर देखा होगा, उसमें लिखते रहता है कि नहीं लगता है? मालूम नहीं जी है? नहीं, तुम लोग के घर में चापाकल से पानी पीता है? चापवा पियो। कांटा वाला भी हो सकता है क्योंकि वो पुराना वही चल रहा था। आजकल जो नया नया बन रहा है ना, वो सब में से कांटा गायब हो गया और सबके जगह पे
डिस्प्ले आ गया, काम वही कर रहा है, कांटा भी वही काम करता था। समझ में आ रहा है? तो एक हुआ डिफ्लेक्शन टाइप, इसमें 3 को आएगा। डिफ्लेक्शन टाइप मीटर में क्या को आएगा? शुरुआत करना है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, तीनों का नाम सुना हुआ है। गैल्वेनोमीटर सही है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 2 को आएगा। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और, तो इसको हम अगला क्लास में करेंगे, ठीक है।